रिश्ते कभी प्यार की नींव पर टिके होते हैं तो कभी नफरत की दीवारों के बीच दबे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि जिस बहू को एक सास ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ ताने दिए, उसे कुलक्षणी समझा और हर बात पर जलील किया, वही बहू एक रात कुछ ऐसा कर देगी कि पूरा घर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएगा। आज की कहानी शांति निवास की है, जहाँ की दीवारों ने सालों तक सिर्फ सास की कड़वाहट सुनी थी। लेकिन एक बरसात की रात, जब मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी और घर का सगा बेटा और पति दूर थे, तब उसी पराई बहू ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद खुद भगवान से भी नहीं की जा सकती थी। क्या नफरत जीत जाएगी या ममता? इस कहानी का अंत देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप मजबूर हो जाएंगे सोचने पर कि क्या हम अपनों को पहचानने में वाकई बहुत देर कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये दिल छू लेने वाली कहानी। तो कहानी इस प्रकार है। शांति निवास की दहलीज पर कड़वाहट शहर के शोर शराबे से दूर एक पॉश इलाके में बना शांति निवास देखने में बहुत ही भव्य था। बाहर लगे सफेद पत्थर और बगीचे की हरियाली शांति का आभास देती थी, लेकिन घर के भीतर का दृश्य इसके उलट था। घर की मालकिन 62 वर्षीय शांति देवी पुराने ख्यालों की एक सख्त महिला थी। उनके पति सत्य प्रकाश जी एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। शांति देवी का एक ही बेटा था, आकाश। आकाश ने 2 साल पहले रिया से प्रेम विवाह किया था। रिया एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्रिएटिव हेड थी। वह जितनी अपने काम में माहिर थी, उतनी ही विनम्र स्वभाव की भी थी। लेकिन शांति देवी के लिए रिया आधुनिकता का वो जहर थी जिसने उनके घर की परंपराओं को खतरा पैदा कर दिया था। शांति देवी अक्सर अपनी सहेलियों से फोन पर कहती, अरे बहन, ये शहर की लड़कियां सिर्फ सजना संवरना जानती हैं, घर का काम करना इनके बस का नहीं। देखो मेरी बहू को सुबह 9 बजते ही फाइलें उठाकर भाग जाती है। घर तो जैसे धर्मशाला बन गया है। रिया यह सब सुनती उसका मन भारी होता, लेकिन वह कभी पलटकर नहीं बोलती। उसने हमेशा अपनी माँ से सीखा था कि बड़ों का सम्मान ही घर की नींव है। शांति निवास में हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। सुबह 6 बजे से ही शांति देवी के आदेशों की बौछार शुरू हो जाती। रिया, चाय में अदरक कम है। रिया, ये नाश्ते में तुमने क्या पास्ता बनाया है? हमारे यहाँ तो शुद्ध देसी घी के पराठे चलते हैं। एक दिन रिया को ऑफिस में एक बड़े क्लाइंट की प्रेजेंटेशन देनी थी। वह रात भर जाकर काम कर रही थी। सुबह जब वह रसोई में नाश्ता बना रही थी तो उसकी आंखें थकान से लाल थीं। शांति देवी वहां आई और ताना मारते हुए बोली, रात भर मोबाइल चलाओगी तो यही हाल होगा। घर की जिम्मेदारियों से ज्यादा जरूरी तो तुम्हें वो बेजान लैपटॉप लगता है। रिया ने धीरे से कहा, माँ जी, वो ऑफिस का काम था। काम काम काम। हमारे जमाने में भी औरतें काम करती थीं, पर पहले घर संभालती थीं। तुम तो बस भागने का बहाना ढूंढती हो। शांति देवी ने चिढ़कर कहा। सत्य प्रकाश जी ने बीच बचाव करने की कोशिश की। शांति, रहने दो ना, बच्ची थक गई है। लेकिन शांति देवी का पारा चढ़ गया। आप तो बस इसकी तरफदारी कीजिए, तभी तो इसके पंख निकल आए हैं। आकाश भी अक्सर इस चक्की में पिसता था। वह रिया से कहता, रिया, माँ का स्वभाव थोड़ा सख्त है, पर वो दिल की बुरी नहीं है। तुम बस थोड़े दिन सह लो। रिया मुस्कुराकर रह जाती, क्योंकि वह जानती थी कि थोड़े दिन कभी खत्म नहीं होने वाले। अक्टूबर का महीना था। अचानक आकाश को 15 दिनों के लिए जर्मनी जाना पड़ा। उसी दौरान सत्य प्रकाश जी के बड़े भाई की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अपने पुश्तैनी गांव जाना पड़ा। घर में अब केवल 2 ही लोग थे, सास और बहू। शांति देवी ने इस मौके को रिया को सुधारने का सुनहरा अवसर समझा।
उन्होंने घर के पुराने रजाई गद्दे, झाड़ पोंछ और सफाई का सारा काम रिया के ऊपर डाल दिया। रिया दिन भर ऑफिस का काम करती और शाम को घर आकर घर की सफाई में जुट जाती। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी। रिया अपने कमरे में लैपटॉप पर काम खत्म कर रही थी। तभी उसे पड़ोस के कमरे से कुछ गिरने और टूटने की आवाज आई। वह तुरंत दौड़कर शांति देवी के कमरे की ओर गई। दरवाजा खुला था। उसने देखा कि शांति देवी फर्श पर पड़ी हुई थी। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था, उन्हें पसीना आ रहा था और वे अपना बायां हाथ और सीना पकड़कर बुरी तरह करा रही थी। माँ जी, क्या हुआ? माँ जी बोलिए। रिया के हाथ पांव फूल गए। शांति देवी के होंठ फड़फड़ा रहे थे पर आवाज नहीं निकल रही थी। रिया ने तुरंत समझ लिया कि यह दिल का दौरा है। रिया ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। हेलो, शांति निवास से बोल रही हूँ। मेरी सास को हार्ट अटैक आ गया है, जल्दी एम्बुलेंस भेजिए। सामने से जवाब आया, मैडम, बारिश की वजह से शहर में बाढ़ जैसा हालात हैं। एम्बुलेंस पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। रिया जानती थी कि 1 घंटा मतलब मौत। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी भारी भरकम सास को अपने कंधों का सहारा दिया। वह खुद इतनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन उस वक्त जाने कहां से उसमें दुर्गा जैसी शक्ति आ गई। उसने शांति देवी को घसीटते हुए कार तक पहुंचाया। बारिश में वह पूरी तरह भीग चुकी थी। उसने कार स्टार्ट की। सड़कें पानी से लबालब थीं। विजिबिलिटी अर्थात दृश्यता 0 थी। रिया ने अपनी जान हथेली पर रखकर गाड़ी चलाई। रास्ते में एक जगह पेड़ गिरा हुआ था। उसने वहां से गाड़ी को डिवाइडर के ऊपर से चढ़ाकर निकाला। अस्पताल पहुंचते ही वह चिल्लाई, डॉक्टर, इमरजेंसी, प्लीज बचा लीजिए इन्हें। डॉक्टर ने तुरंत शांति देवी को ऑपरेशन थिएटर में ले लिया। रिया बाहर गलियारे में भीगे कपड़ों में ही बैठी रही। उसे ना ठंड लग रही थी ना भूख। उसे बस एक ही चिंता थी, माँ जी ठीक हो जाएं। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। इनकी हालत बहुत नाजुक है। 72 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। अगर 15 मिनट और देर हो जाती तो हम इन्हें नहीं बचा पाते। आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी। अगले 3 दिनों तक रिया अस्पताल से हिली नहीं। उसने न आकाश को फोन करके डराया, न ससुर जी को परेशान किया, क्योंकि फोन नेटवर्क भी खराब था। वह खुद ही दवाइयों की पर्चियां लेकर भागती, नर्सों के साथ मिलकर सास के शरीर को साफ करती और जब शांति देवी को हल्का होश आता तो रिया उनका हाथ पकड़कर कहती, माँ जी मैं हूं ना, आप फिक्र मत कीजिए। शांति देवी की आंखों में उस वक्त एक अजीब सी चमक होती थी। वे कुछ कहना चाहती थी पर ऑक्सीजन मास्क की वजह से कह नहीं पाती थीं। वे देख रही थी कि जिस बहू को उन्होंने हमेशा पराई और स्वार्थी कहा, वही आज उनकी सांसों की डोरी थामे खड़ी थी। जब आकाश और सत्यप्रकाश जी अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रिया फर्श पर बैठी हुई शांति देवी के पैरों की मालिश कर रही थी। रिया की आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह बहुत कमजोर लग रही थी। आकाश ने जैसे ही रिया को देखा उसे गले लगा लिया। शांति देवी ने धीरे से अपना मास्क हटाया और कांपती आवाज में बोली, आकाश, आज मुझे दवाइयों ने नहीं, इस बच्चे की दुआओं और मेहनत ने बचाया है। शांति देवी ने रिया को अपने पास बुला लिया। रिया डरी हुई थी कि शायद फिर से कोई डांट पड़ेगी, लेकिन शांति देवी ने उसका हाथ चूम लिया। रिया बेटा, मैं सालों से इस घर की मालकिन बनी फिरती थी, लेकिन आज समझ आया कि घर मालकिन से नहीं बेटी से चलता है। तू मेरी बहू नहीं, तू तो मेरा पुनर्जन्म है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। शांति देवी की आंखों से पश्चाताप की गंगा बह रही थी। जब शांति देवी डिस्चार्ज होकर घर आई तो घर का नजारा ही बदल गया। शांति देवी ने घर के मंदिर के पास खड़ी होकर रिया को बुलाया और अपने गले का पुश्तैनी हार उसे पहना दिया। आज से इस घर के नियम मैं नहीं, रिया बनाएगी। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा,
अब शांति निवास में तानों की जगह चर्चा होती थी कि बहू हो तो रिया जैसी। रिया ने दिखा दिया कि आधुनिकता केवल कपड़ों या नौकरी में नहीं बल्कि सोच और सेवा में होती है। पूरा मोहल्ला इस बदलाव को देखकर हैरान था कि एक कड़क सास अब अपनी बहू की सबसे बड़ी ढाल बन गई थी। प्यार और निस्वार्थ सेवा वो हथियार है जो दुनिया के सबसे कठोर हृदय को भी पिघला सकते हैं। रिश्तों में उम्र नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता मायने रखती है। शांति देवी अस्पताल से घर तो आ गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह से बेड रेस्ट की सलाह दी थी। अब असली चुनौती शुरू हुई। घर का सारा कामकाज, शांति देवी की देखभाल, उनकी दवाइयों का समय और साथ ही रिया का अपना ऑफिस, सब कुछ एक साथ संभालना आसान नहीं था। आकाश ने सुझाव दिया, रिया क्यों ना हम कुछ समय के लिए एक फुल टाइम नर्स रख लें, तुम पर बहुत बोझ बढ़ जाएगा। इससे पहले कि रिया कुछ बोलती, शांति देवी बिस्तर से ही बोल पड़ी, नहीं आकाश, मुझे किसी बाहरी की जरूरत नहीं है, मेरी बहू है ना, वो सब देख लेगी। और वैसे भी मुझे इसके हाथ के बिना सुकून नहीं मिलता। शांति देवी की बातों में अब अधिकार नहीं बल्कि एक गहरा विश्वास था। रिया ने भी मुस्कुराते हुए आकाश से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। एक शाम मोहल्ले की कुछ महिलाएं शांति देवी का हाल चाल पूछने घर आई। ये वही महिलाएं थीं जिनके साथ बैठकर कभी शांति देवी रिया की बुराई किया करती थी। उनमें से एक बिमला चाची चाय की चुस्की लेते हुए बोली, अरे शांति, सुना है बहू ने तेरी बहुत सेवा की, पर देख लेना ये शहर की लड़कियां ज्यादा दिन ये सब नहीं कर पाती। अभी तो नया नया जोश है, फिर बाद में तुझे किसी आश्रम या नर्स के भरोसे छोड़ देगी। रिया रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। उसने यह बातें सुनी, लेकिन आज उसे बुरा नहीं लगा। उसे पता था कि उसकी सास अब बदल चुकी हैं। शांति देवी ने कड़क आवाज में जवाब दिया, बिमला, अपनी सोच अपने पास रख। मेरी बहू ने वो किया है जो शायद मेरी अपनी सगी बेटी भी नहीं कर पाती। और रही बात आश्रम की, तो जिस घर में ऐसी लक्ष्मी हो वो घर खुद एक मंदिर बन जाता है। अब अगर तुमने मेरी बहू के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो तुम इस घर की दहलीज दोबारा मत लांघना। बिमला चाची और बाकी औरतें सन्न रह गईं। जो शांति देवी कल तक बहू को आफत कहती थी, आज वही उसकी वकील बनी बैठी थी। रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इधर घर में सब ठीक हो रहा था, उधर रिया के ऑफिस में काम का दबाव बढ़ता जा रहा था। उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पिच होने वाला था। उसे देर रात तक जाकर प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी और सुबह जल्दी उठकर शांति देवी के लिए परहेज का खाना भी बनाना था। एक रात रिया काम करते करते लैपटॉप पर ही सो गई। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो देखा कि 7 बज रहे थे। वह घबरा कर उठी, हे भगवान, माँ जी की दवाई का समय हो गया, नाश्ता भी नहीं बना। वह दौड़कर रसोई की तरफ गई, लेकिन जो दृश्य उसने देखा उसने उसे हैरान कर दिया। शांति देवी, जो अभी तक ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, किचन के स्लैब का सहारा लेकर खड़ी थी और चूल्हे पर चाय चढ़ी हुई थी। सत्य प्रकाश जी, ससुर जी, सब्जियां काट रहे थे। माँ जी, आप यहाँ क्यों? आपको तो आराम करना चाहिए, रिया ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। ससुर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तूने हमारे लिए इतना किया है, क्या हम तेरे लिए एक दिन चाय भी नहीं बना सकते? हमने देखा तू रात भर काम कर रही थी, इसीलिए हमने तुझे जगाया नहीं। शांति देवी ने रिया का हाथ पकड़ा और कहा, बहु रिश्ता तराजू नहीं होता कि एक ही पलड़ा हमेशा भारी रहे। अगर तू थकी है तो ये घर तेरा भी उतना ही है जितना मेरा। आज तू आराम कर, आज रसोई में मैं और तेरे ससुर जी संभाल लेंगे। दिवाली आने वाली थी। पिछले साल की दिवाली में घर में बहुत तनाव था, लेकिन इस बार शांति निवास वास्तव में दीपों से जगमगा रहा था। रिया ने पूरे घर को फूलों और लाइटों से सजाया था। शांति देवी अब पूरी तरह स्वस्थ थीं। उन्होंने खुद आगे बढ़कर रिया को अपनी शादी का जोड़ा और गहने दिए।
आज लक्ष्मी पूजन तू और आकाश करोगे। इस घर की असली लक्ष्मी तू ही है। पूरा परिवार साथ बैठा था। आकाश अपनी माँ और पत्नी के बीच का यह प्यार देकर भावुक था। उसने धीरे से रिया के कान में कहा, थैंक यू रिया, तुमने मेरा घर स्वर्ग बना दिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। आकाश का एक दोस्त अपने परिवार के साथ आया था। उसने देखा कि कैसे शांति देवी अपनी बहू के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रही थी। उसने कहा, शांति आंटी, हमने तो सुना था कि सास बहू के रिश्ते में सिर्फ झगड़े होते हैं, पर आपको देखकर तो लगता है कि आप दोनों सगी माँ बेटी हैं। शांति देवी ने गर्व से कहा, बेटा, माँ बेटी का रिश्ता पैदा होने से बनता है, लेकिन सास बहू का रिश्ता विश्वास और सम्मान से बनता है, और जो रिश्ता मेहनत से बनाया जाए वो हमेशा ज्यादा मजबूत होता है। समय बीतता गया। रिया और शांति देवी की कहानी अब केवल उस घर तक सीमित नहीं थी। पूरे मोहल्ले में, रिश्तेदारों में और यहाँ तक कि रिया के ऑफिस में भी लोग इस बात की चर्चा करती थी। एक दिन रिया की एक सहेली जो अपनी सास से बहुत परेशान थी, उससे मिलने आई। उसने पूछा, रिया, तुमने ये कैसे किया? मेरी सास तो हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। रिया ने बहुत सादगी से जवाब दिया, देख, ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैंने कभी उन्हें सास की तरह नहीं देखा, हमेशा एक ऐसी माँ की तरह देखा जिसे शायद प्यार की थोड़ी ज्यादा जरूरत थी। जब हम बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं तो सामने वाले का पत्थर दिल भी एक ना एक दिन पिघल ही जाता है। बस धैर्य रखना जरूरी है। आज शांति निवास में एक छोटे से मेहमान की किलकारियां गुजर रही हैं। रिया अब एक माँ बन चुकी है। शांति देवी अब दादी की भूमिका में है, लेकिन उनकी प्राथमिकता आज भी उनकी बहू ही है। अक्सर दोपहर में दोनों धूप में बैठकर मटर छीलती हैं या पुरानी यादें ताजा करती हैं। अब घर में कोई दीवार नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। शांति देवी अक्सर पोते को गोद में लेकर कहती हैं, बेटा, अपनी माँ जैसा बनना, जिसने नफरत को भी प्यार से जीत लिया। पूरा घर इस बात पर हैरान था कि एक बीमारी ने कैसे एक बिखरे हुए परिवार को दुनिया का सबसे सुखी परिवार बना दिया। जिस बहू को पहले दिन नफरत मिली थी, आज उसी के नाम से उस घर की पहचान थी। रिश्ते कभी बने बनाए नहीं मिलते, उन्हें बनाना पड़ता है। कभी बहू को झुकना पड़ता है तो कभी सास को समझना पड़ता है। जहाँ मैं खत्म होकर हम शुरू होता है, वहीं से खुशियों का आगाज होता है। रिया की सेवा और शांति देवी के बड़पन ने यह साबित कर दिया कि दुनिया में प्रेम से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है।